हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, तो भाई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं, तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको हमारा हिंदी मीडियम चैनल जाकर के चेक करना है। ओके, और इसी के साथ हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड है ई बुक्स और ई नोट्स से अपनी स्टडी करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो बिल्कुल इसके लिए आपको करना क्या है, अवेल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर आप क्लिक करना है। देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, बढ़िया से स्टडी कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, ना कोई चार्जेस, ना कोई फीस और ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पर पे करने की जरूरत है। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आप आराम से फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक छोटे से बड़े टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एमसीक्यू, वर्सेशन रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। और इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज जल्दी से फटाफट से 2 सेकंड के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन यदि लेना है, फ्री एजुकेशन का बेनिफिट यदि लेना है, तो वो इसी चैनल पर मिलेगा और आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, राइट। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फिर आज की इस पर्टिकुलर क्लास को, आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो भाई, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो, सो दैट हम आगे बढ़े और आज के सेशन को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर कंटिन्यूएशन में देखें, तो जो 11 चैप्टर था, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स थे जिन्हें हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है। अब फाइनली हम लोग इसमें, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो है नहीं, तो अब हम लोग कुछ आज जो मैं लेकर आई हूँ, वो लेकर आई हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। तो आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, एंड देन देखते हैं कि कितना अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ एक एक करके स्क्रीन पर, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चंस यहाँ पर रीड करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। सो आर यू गाइस रेडी? सभी तैयार हैं? तो लगाएं फटाफट से क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक शेयर कर दिया सभी ने, पक्का सब्सक्राइब कर दिया चैनल। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का चैप्टर नंबर 11 का जो है, उसको मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी से आंसर दे देना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपके आंखों के सामने। अब आप रीड करो और अच्छे से इसको समझो और फिर मुझे आंसर करो, राइट। चलिए फटाफट से तो पहले रीड कर लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना क्या चाह रहा है आखिर, देख लो भैया, ठीक है। तो देखो मैं रीड करती हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई साहब, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़े, ठीक है। तो आपको वही बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नहीं है बताना है, नॉट बोला है, ठीक है। तो पहला है टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। तो क्या हम इसमें फाइनेंशियल हेल्थ जज करते हैं एक फर्म की, या फिर टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म, ठीक है, या फिर टू जज द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, to judge the variations in the accounting practices of the business followed by different enterprises। तो बताइए क्या लगता है आपको, इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं होगा? 4 ऑप्शन है, जल्दी से 30 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट्स में बता दो, ए, बी, सी या फिर डी। यदि ऑब्जेक्टिव पता होंगे तो आराम से बता दोगे कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर?
बताइए कौन सा इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? तो देखो यदि हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन को देखें तो सबसे पहला कह रहा है कि आपको फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी है। तो अब हेल्थ से जरूरी नहीं है हेल्थ इंसानों की ही होती है भाई, फर्म या कंपनी जो है वो भी एक पर्सन है, उसकी भी एक फाइनेंशियल हेल्थ है, ठीक है। तो इसमें बात तो फाइनेंशियल हेल्थ की हो रही है ना, तो फाइनेंशियल हेल्थ मतलब उसकी पोजीशन देखना कि उसके पास कितना पैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, तो बिल्कुल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर बिजनेस की जब भी एनालिसिस करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन तो ही देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये हेल्थ देख के ये मत सोचना कि ये गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, और जो कहां से मिलती है? बैलेंस शीट से मिलती है, ठीक है। फिर टू जज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म, लिक्विडिटी को हम सॉल्वेंसी भी कहते हैं, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है यार, हम यही तो चेक करते हैं। और ये कौन करता है? बेसिकली क्रेडिटर्स या सप्लायर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं, और लॉन्ग टर्म कौन करता है? बैंक या आपके लेंडर्स जिनसे आपने पैसा बोरो करा है, लोन लिया है, तो ये लोग आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी देख के ये पता करते हैं कि भाई साहब फर्म जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक उनका उसका जो ड्यू है, मतलब उसका जो भी क्रेडिट वगैरह है वो सेटल कर पाएगी कि नहीं, उसकी जो लायबिलिटीज है उसको सेटल कर पाएगी कि नहीं। तो बिल्कुल ये भी ऑब्जेक्टिव है भाई, ये हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देन टू जज द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, बिल्कुल भाई साहब मान लीजिए पिछले साल कुछ और प्रॉफिट था, इस साल कुछ और प्रॉफिट है, तो इसको चेक करने के लिए तो हम एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारे प्रॉफिट में चेंजेस क्यों हुए, कारण क्या है। तो वो कारण यही तभी पता चलेगा ना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करोगे, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही है। लास्ट है टू जज द वेरिएशंस इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस फॉलोड बाय डिफरेंट एंटरप्राइज, तो अलग अलग जो एंटरप्राइजेस है, अलग अलग जो फर्म है जो एक जैसी नहीं बल्कि अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूज करती है, मतलब कोई फर्म कोई अलग मेथड यूज कर रहा है अकाउंटिंग करने की, कोई अलग मेथड, तो ये मेथड को जज करने के लिए हम एनालिसिस नहीं करते भाई, इतना फ्री फोकट टाइम भी नहीं है कि हम बैठ करके इसलिए जज करें या मतलब इस तरीके से हम एनालिसिस करें कि हमको अलग अलग मेथड्स जो फॉलो करी जा रही हैं अलग अलग बिजनेस के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा, उनको हम जज करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बैठ के जज करोगे कि जो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज करी जा रही हैं अलग अलग बिजनेस या अलग अलग कंपनीज के द्वारा, तो ये हमारा मोटिव नहीं, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस नहीं करते, राइट। तो आपसे नॉट पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत कोई परेशानी? राइट। तो देखो अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड यूज करती है, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ये देखना कि कौन किस मेथड को यूज कर रहा है, उनको बैठ के जज करना, ये आपका मोटिव या ऑब्जेक्टिव नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ गया? अगले सवाल पर बढ़े, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड टू नो, तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आप करते हो तो जो क्रेडिटर्स होते हैं ना वो काय में इंटरेस्टेड है, फर्म का क्या जानना है उनको, लिक्विडिटी, प्रॉफिट, एफिशिएंसी या शेयर कैपिटल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। क्रेडिटर्स भी एक पार्टी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करती है, तो उसका मोटिव क्या है, किस मोटिव से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे, क्या जानना है उसको। फर्म की लिक्विडिटी मतलब फर्म अपनी लायबिलिटीज को कितने अच्छी तरीके से और समय पे अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर रही है कि नहीं, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। प्रॉफिट जानना है कि बिजनेस ने कितना पैसा कमाया। एफिशिएंसी जाननी है कि बिजनेस कितने इफेक्टिवली और टाइम टू टाइम काम करता है। या शेयर कैपिटल कि बिजनेस के पास शेयर कैपिटल कितनी है। बताओ जल्दी से, क्रेडिटर काय में इंटरेस्टेड है, किस चीज को जानना है, क्या इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, बताइए। तो देखो यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्रेडिटर्स को नहीं जानना होता है, प्रॉफिट किसको जानना होता है, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को जानना होता है। बेसिकली यदि देखें तो एम्प्लॉइज को जानना होता है यूजुअली, क्योंकि एम्प्लॉइज ही वो हैं जो प्रॉफिट में बोनस चाहेंगे, प्रॉफिट में वेजेस उनमें इंक्रीमेंट चाहेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहेंगे। तो प्रॉफिट कौन देखेगा, एम्प्लॉइज। और एफिशिएंसी कौन देखता है कि बिजनेस कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और कितना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो एफिशिएंसी मैनेजमेंट चेक करेगा, मैनेजमेंट देखता है एनालिसिस करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके मैनेजमेंट चेक करता है। नाउ शेयर कैपिटल कौन देखेगा, शेयर कैपिटल कौन देखेगा,
बिजनेस की क्या शेयर कैपिटल है, कैसी क्या चीजें हैं, तो ये आपके शेयर होल्डर्स देख सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स भी देख सकते हैं, राइट। तो ये क्रेडिटर से इसका कोई लेना देना नहीं। क्रेडिटर का कैसे लेना देना है, क्योंकि क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब फर्म की लाइबिलिटी, और ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म की रहती है, मतलब विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म या करेंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी को बिजनेस कितने जल्दी सेटल कर सकता है। यदि मैंने बोला कि क्रेडिटर मेरे 6 महीने के, मतलब 6 महीने बाद पैसा देना है, तो क्या बिजनेस की इतनी कैपेसिटी है कि बिजनेस ने बोला 6 महीने में लाइबिलिटी पूरी होगी तो क्या वो कर देगा, है ना। कितने जल्दी और कितने इफेक्टिवली बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को सेटल करता है, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी या फिर सॉल्वेंसी भी कहते हैं, है ना। तो ये कौन चेक करेगा, क्रेडिटर चेक करेंगे, क्योंकि इनने क्या दिया, बिजनेस को उधार दिया है, इनको पैसा चाहिए, तो ये चेक करेंगे कि बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है, बिजनेस टाइम टू टाइम अपने क्रेडिट पूरे करता है या नहीं करता है, सेटल करता है कि नहीं करता, राइट। तो ये क्या चेक करेंगे, लिक्विडिटी चेक करेंगे। इज इट क्लियर, समझ आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, क्लियर हुआ, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन, ताकि यदि नहीं भी समझ आए तो आपको कॉन्सेप्ट से समझ आ जाए, क्लियर। चलिए अब आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ये रहा, चलो फटाफट से रीड करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। तो यदि आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हो और हम इसमें देखते हैं कि हर एक जो आपका आइटम होता है बैलेंस शीट का, उसको आप काय में एक्सप्रेस करते हो, परसेंटेज ऑफ, किसके परसेंटेज में, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज या टोटल एसेट्स। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव साइज बैलेंस शीट, क्या होती है कंपैरेटिव, या सॉरी नॉट कंपैरेटिव, कॉमन साइज। कंपैरेटिव तो स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉमन साइज क्या होती है, बैलेंस शीट जहां पर हम क्या करते हैं, एक ही ईयर के अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो वो दोनों के पॉसिबल है, या तो बैलेंस शीट के या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के, राइट। तो इसमें हमको क्या करना है, एक कॉमन बेस लेके चलते हैं, एक कॉमन 100% बेस किसी चीज का लेके चलते हैं, वही आपको बताना है। तो यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, तो इसमें जो कॉमन बेस रहता है, जो आप 100% लेके चलते हो, वो काय का लेके चलते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक कॉमन बेस आप लेके चलते हो। अब आपसे पूछा है यदि कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड बनाना है, तो इसमें भी आपको एक चीज 100% बेस जो है कॉमन लेके चलना होगा, काय का, वही पूछा है, काय का। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेके चलते हैं हमेशा 100%, बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी या टोटल एसेट, बताइए। और कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड की बैलेंस शीट को उसी के अंदर के एलिमेंट से, उसी के अंदर के कंपोनेंट से कंपेयर करते हैं, अलग अलग ईयर्स की नहीं करते। यदि आप एक साल की बैलेंस शीट को पिछले प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कंपेयर करते हो, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में होता है ना, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, जो कि एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। लेकिन यदि यहाँ कॉमन साइज की बात करूँ तो ये वर्टिकल एनालिसिस में है आपका, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ही साल की अकाउंटिंग पीरियड में जो आपके स्टेटमेंट्स है उन्हीं को केवल चेक करेंगे, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स है उनसे, ठीक है, समझ आ गया। चलो तो अब मुझे बताओ जल्दी से कि बैलेंस शीट में क्या आप 100% एक्सप्रेस करते हो। तो देखो करंट एसेट्स नहीं करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स भी नहीं, करेंट एसेट भी नहीं, नॉन करेंट लाइबिलिटी भी नहीं, हम क्या करते हैं इसमें टोटल एसेट्स को 100% लेकर के चलते हैं एज अ बेस, किसको, टोटल एसेट्स को, ठीक है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 100% बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लेके चलते हैं, और बैलेंस शीट में 100% जो बेस है वो टोटल एसेट्स का लेके चलते हैं, याद रखना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर, राइट। अगले सवाल पर आए तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनामिक। चलो कौन सी एनालिसिस को डायनामिक बोलते हो, और फिर ये भी बताना कौन सी एनालिसिस को स्टैटिक बोलते हो, स्टैटिक और डायनामिक दोनों बताओ। चलो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल या एक्सटर्नल एनालिसिस बताओ। डायनामिक बताओ पहले, इनमें से डायनामिक एनालिसिस कौन सी है, देन उसके बाद आप मुझे बताओ कि इसमें से स्टैटिक आपकी एनालिसिस कौन सी है। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, जल्दी से बताओ, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट पर और फैक्ट पर बेस्ड है ये। बताइए जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। तो देखो डायनामिक मतलब बेसिकली डायनामिक में ये हो रहा है कि आप अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हो, अलग अलग ईयर्स के
प्रेजेंट मतलब करेंट ईयर, देन प्रीवियस ईयर, देन उसका प्रीवियस ईयर। तो अलग अलग यदि ईयर्स के आप स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। अब वो काय में होता है, तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल तो पता ही है कि जब कंपनी के अंदर के लोग कर रहे हैं तो वो इंटरनल है, और यदि कंपनी के बाहर के लोग कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल है। तो ये दोनों की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, इन दोनों की बात नहीं हो रही है। तो डायनामिक और स्टैटिक, तो देखो डायनामिक मतलब अलग अलग ईयर्स, इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की, फिर उसको उसके पिछले साल की, तो ऐसे करके अलग अलग ईयर्स का यदि कर रहे हैं तो वो डायनामिक होता है। और स्टैटिक मतलब एक ही जगह बस, स्टैटिक रहना मतलब अपन बोलते हैं ना, देखो डायनामिक क्या होता है, मूवमेंट को के लिए यूज करते हैं हम। ये जो वर्ड है इसका यदि हम वोकैबुलरी देखें तो डायनामिक मतलब जो चीज मूव हो रही है, डायनामिक इन नेचर है, मूवमेंट जहां हो रहा है। तो ये मूवमेंट ही तो हो रहा है, इस साल को आप फिर अगले साल, पिछले साल से, देन उसका पिछले साल, देन उसका पिछले साल। और स्टैटिक मतलब जो चीज एक ही जगह पर है, बस एक ही जगह स्टैटिक है, सीमित है, मतलब सिर्फ करेंट ईयर की तो सिर्फ यहीं की चीजें देखो, इसी साल का सब कुछ देखो, बस पिछले साल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी साल की चीजें देखेंगे। तो अब आप इसी से पता लगा लो, ये डायनामिक है जो अलग अलग ईयर्स का देख रही है, ये स्टैटिक है जो एक ही साल की अलग अलग चीजें देख रही है। जैसे मैंने बोला ये पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये केवल एक ही साल की अलग अलग चीजों को देख रही है। तो इसमें से ये है डायनामिक, ये है स्टैटिक। अब ये क्या है भैया, दिस इज व्हाट, दिस इज हॉरिजॉन्टल और दिस इज वर्टिकल, पढ़ा हुआ है हमने बहुत बार, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो डायनामिक क्या है, डायनामिक ये है, और ये कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल भाई ऐसा होता है, इस तरीके का हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जिसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो डायनामिक पूछा है, तो डायनामिक क्या होते हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो होती है, दैट इज योर डायनामिक एनालिसिस। और मैंने दूसरा सवाल आपसे पूछा था क्या, स्टैटिक एनालिसिस क्या होती है, तो वो आपकी वर्टिकल एनालिसिस होती है। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आए तो आराम से आंसर करना, राइट। तो क्लियर हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्वेश्चन 5th पर आए, चलिए आइए फिर, क्वेश्चन 5th इज एट योर स्क्रीन। चलो क्या बात है, वही सवाल आ गया जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया। क्यों बता दिया, मुझे बताना ही नहीं था फिर, है ना। चलो तो फिर आप आंसर बताओ जल्दी से। विच एनालिसिस कंसिडर एज स्टैटिक, बता दो। अब इसमें से स्टैटिक कौन सी है, अभी मैंने बताई, कौन सी, वर्टिकल, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर स्टैटिक एनालिसिस। क्लियर, राइट। चलिए चलो 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 आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक बात और बता दो, इसका एक और नाम बताओ। अच्छा दो नाम तो हो गए, एक और नाम बताइए। चलो अच्छा ये सवाल और बताओ मुझे। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम एक तो बोलते हैं डायनामिक एनालिसिस, और वर्टिकल को हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक। अब आप इनके एक एक नाम और बताइए, इनके एक एक नाम और है। अब क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में ये दोनों नाम दे करके वो नाम दे दिए, तो फिर इसलिए इनके एक एक नाम और है। बताओ क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। तो देखो जो डायनामिक है, मैंने बताया अलग अलग ईयर्स का हम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एक मिनट, एनालिसिस, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, टाइम सीरीज एनालिसिस होती है। और यदि स्टैटिक की बात करें तो ये एक ही जगह पर रहता है, बस एक ही ईयर की चीजों को हम करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, याद रखोगे भाई साहब, ये तीन नाम होते हैं ना, ये क्रॉस सेक्शनल है, SECTIONAL, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल। तो हॉरिजॉन्टल को डायनामिक या टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है, और वर्टिकल को स्टैटिक या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो याद रखना, नाम इधर उधर आ जाए तो ये मत बोलना कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज फिर हम अगले सवाल पर पहुंचेंगे। डन। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 6 लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। देखो क्या पूछ रहा है, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने उधार पे कुछ लिया होगा, गुड्स या सर्विसेज, और जो सप्लायर है जिनसे आपने उधार पे रॉ मटेरियल लिया होगा, ठीक है। और इनको ज्यादातर देखें तो विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको पे करना होता है, क्योंकि ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, करंट लायबिलिटी होती है। एक साल के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ्स आपको इनकी मतलब जो लायबिलिटी है वो आपको सेटल करनी पड़ती है,
ठीक है, विद इन 12 मंथ्स इनकी लाइबिलिटी को आपको सेटल करना होता है। तो आप मुझे बताइए कि जो क्रेडिटर्स है, जो सप्लायर, वो काय में इंटरेस्टेड है, क्या जानने में उनको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू टर्नओवर, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फर्म्स मतलब फर्म्स रिसोर्सेज। बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी करा हमने, लेकिन है वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है। बताओ भाई, बढ़िया सवाल है। चलो, तो यदि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो क्रेडिटर्स या सप्लायर है जो ये चाहते हैं कि इनकी जो इनके पास मतलब जो इनकी लाइबिलिटी है, फर्म की जो लाइबिलिटी इनके प्रति है, जिसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, इसको सेटल करना होता है विद इन 12 मंथ्स, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि भाई फर्म की एबिलिटी है या नहीं इतनी कि अपनी करंट लाइबिलिटीज को 12 महीने के अंदर अंदर पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी या फिर सॉल्वेंसी इसको हम कहते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी देखना एज कंपेयर टू टर्नओवर, कि मतलब आपने जितना सेल्स की उसमें से आपका प्रॉफिट कितना हुआ। टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, तो आपने जितनी सेल्स करी उसके कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है भाई, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपका प्रॉफिट आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कैसा है, तो भैया वो जो है इन्वेस्टर को फाइंड करना होता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए है। ये चीज कौन देखेंगे? इन्वेस्टर्स देखेंगे। ये जो एनालिसिस है ये इन्वेस्टर करेंगे कि फर्म ने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट कमाया, राइट। तो वो इनका काम नहीं है। देन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लास्ट में दिया है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स फर्म्स मतलब फर्म्स रिसोर्सेज। तो ये तो मैनेजमेंट का काम है, ये मैनेजमेंट के काम की इंफॉर्मेशन है। तो इनके काम की क्या है? फर्म की सॉल्वेंसी देखना कि कितना फर्म के पास सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी है कि विद इन अ टाइम ये अपनी लाइबिलिटीज को सेटल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिटर या सप्लायर किस चीज में इंटरेस्टेड है? फर्म की सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी में, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि फर्म विद इन टाइम ड्यूरेशन अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो भाई सभी के सही हुए यहाँ तक, 6 में से अभी तक सभी के सही हुए। आगे और क्वेश्चन करना है, लेकिन पहले लाइक और शेयर करो जल्दी से, फटाफट से लाइक एंड शेयर करिए गाइस, फिर हम 7th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सभी के सही हो रहे हैं, और यदि एक आध गलत भी हो गया तो एटलीस्ट उसका कॉन्सेप्ट तो समझ आया, क्या गलत था, क्यों गलत था, अब समझ आ गया, समझ में आना चाहिए बस चीजें क्लियर। इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, विद एग्जाम्पल भी बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी क्लियर हुआ सभी को, लाइक शेयर कर दिया। तो आइए 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये रहा 7th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोस ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म इज। तो बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो भाई साहब यदि कंपैरिजन कर रहे हो आप कुछ वैल्यूज का, किसी भी चीज का, एक पीरियड से लेकर ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड, एक साल की कोई मतलब वैल्यू को आप किसी दूसरे ईयर की वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो, सेम फर्म, अपनी ही फर्म की, मान लो मैं अपने फर्म के इस साल के एसेट को मेरे ही पिछले साल के एसेट से कंपेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, पैटर्न कंपैरिजन या ट्रेंड कंपैरिजन। तो ये दोनों तो यार बिल्कुल सुने सुने नहीं लग रहे, पढ़े ही नहीं है ये सब। तो क्या दिया, ये पैटर्न कंपैरिजन क्या होता है हमने नहीं पढ़ा, देन ट्रेंड कंपैरिजन भी नहीं पढ़ा, हमने 2 ही कंपैरिजन पढ़े, एक तो इंट्रा और इंटर। तो क्या बोला है? सेम फर्म, अपनी ही फर्म के अपने ही परफॉर्मेंस को हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन चेक कर रहे हैं, तो वो इंट्रा फर्म होता है। और इंटर फर्म कब होगा? जब मैं अपनी एसेट्स को मेरे दूसरे कॉम्पिटिटर की या दूसरी कंपनी के एसेट्स से कंपेयर कर रही हूं। तो मैं मेरे एसेट्स को इस साल के मुकाबले पिछले साल, मतलब इस साल के एसेट्स को पिछले साल के मुकाबले जो एसेट्स थे उससे कंपेयर करती हूँ, तो वो इंट्रा फर्म है। और यदि मैं मेरे एसेट्स को मेरी दूसरी किसी कॉम्पिटिटर की कंपनी से यदि कंपेयर कर रही हूँ, तो वो इंटर फर्म कंपैरिजन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए, तो लिमिटेशन सबने पढ़ी है, थोड़ी बहुत कमियां तो पढ़ी हैं किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। तो ये चारों लिखी, इनमें से कौन सी कमी नहीं है, नॉट पूछा है। तो लिमिटेशन हमने पढ़ी हुई है, तो बता दो इनमें से कौन सी है जो लिमिटेशन नहीं है। इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। क्या ये पर्सनल जजमेंट्स, पर्सनल अपना इंटेंशन इससे इंक्लूडेड है? मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एनालिसिस में पर्सनल जजमेंट शामिल होते हैं, ये एक लिमिटेशन है। देन इंटर फर्म कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। तो इससे
ये एक लिमिटेशन है क्या कि आप इससे इंटर फर्म कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब एक फर्म को दूसरे फर्म से, मतलब खुद के आप अपने ही फर्म को किसी दूसरे फर्म से कंपेयर कर सकते हो। तो ये एक कमी है क्या इसकी कि ये चीज यदि पॉसिबल है तो क्या इसकी लिमिटेशन है। देन लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इसमें क्वालिटी की कोई जगह नहीं है, किसी की भी क्वालिटी को नहीं आप शो कर सकते क्योंकि कोई भी क्वालिटी हो वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड होती, दैट इज वाई क्वालिटी की यहाँ कोई जगह नहीं है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इसमें प्राइस लेवल जो चेंजेस होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जो चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे थी, जो चीज ओरिजिनल कॉस्ट पे थी उसी कॉस्ट पर वो बैलेंस शीट में या हर जगह रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे कोई चीज नहीं रिकॉर्ड होती। तो क्या ये लिमिटेशन है, कौन कौन सी लिमिटेशन है और इसमें से कौन सा एक है जो लिमिटेशन नहीं है, बताओ भाई, सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो पर्सनल बाइस अफेक्टेड होता है, बिल्कुल ये इसका लिमिटेशन है, तो ये हमको नॉट पूछा लिमिटेशन क्या नहीं है, तो ये तो लिमिटेशन है, ये तो होगा नहीं। देन लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो भाई ये भी एक लिमिटेशन है, ये भी नहीं होगा। देन इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन, तो लिमिटेशन कौन सा नहीं है, ये दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, ये तो बल्कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक अच्छा ही है, एक बेनिफिट ही है हमारे लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके हम अपने फर्म की कोई भी पोजीशन या किसी भी चीज को किसी अदर फर्म की चीज से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट, दिस इज नॉट द लिमिटेशन। ये तीनों लिमिटेशन है पर ये लिमिटेशन नहीं है, तो ये नॉट हमेशा ध्यान रखना कि नॉट पूछा है, वरना आप लिमिटेशन सोच के टिक कर दो, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ये रहा क्वेश्चन 9, क्या पूछ रहा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप एनालिसिस करते हो ये किसके लिए सिग्निफिकेंट है, मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना, मैनेजमेंट के लिए, क्रेडिटर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। बताओ, हमने पढ़े पार्टीज जो इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में, पढ़ा हुआ है ये हमने, है ना। तो वो पार्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो हमको पता है भाई, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में मैनेजमेंट भी एनालिसिस करता है, क्रेडिटर्स भी करते हैं और एम्प्लॉय भी करते हैं, तो मतलब सब करते हैं, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ तक के सारे सवाल सही हो रहे हैं आपके, और यदि नहीं हो रहे हैं तो जहां गलती हो रही है भैया देख लेना, समझ लेना, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रही हूँ आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब 9th का हो गया। 10th क्वेश्चन ये है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर, क्यों यूज होता है, क्या यूजेस हमने पढ़े हैं भैया, यूजेस भी पढ़े हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो बताओ भैया जल्दी से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके आप इसका क्या यूज कर सकते हो, क्या इसके यूजेस हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, डिविडेंड डिसीजन या फिर सभी, बताइए जल्दी से बताओ। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने यूजेस पढ़े, हम सिक्योरिटी एनालिसिस भी करते हैं जिसमें हम अपने एनालिस्ट करके ये देखते हैं कि हम शेयर कैपिटल क्या है कंपनी की, सिक्योरिटीज से रिलेटेड, शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स, इन सब से रिलेटेड, तो ये भी हम करते हैं। क्रेडिट एनालिसिस भी करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी अपने क्रेडिट्स को टाइमली पे या सेटल कर पाती है कि नहीं कर पाती। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ये देखती है कि प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड देना और कितना नहीं देना, क्लियर। तो ये तीनों ही डिसीजंस या तीनों ही टाइप से एनालिसिस करती है कंपनी, मतलब देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही क्या है कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करने के तरीके हो गए, मतलब इन ये सारे यूजेस हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करके ये चीजें यूज हो जाती है, मतलब इन चीजों के लिए ही फाइनेंशियल एनालिसिस हम कर रहे हैं, और भी इसके अलावा होती है पर यहाँ जो ऑप्शन में दिए हैं ये तीनों ही होती हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहाँ तक यदि क्वेश्चन सबके सही है और यदि कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो लाइक शेयर करो, फिर अगले सवाल पर बढ़ेंगे, लेकिन पहले लाइक एंड शेयर करना है, सभी को फटाफट से लाइक शेयर करना है। तो भाई कर दिया सभी ने लाइक एंड शेयर, पक्का। अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या पूछ रहा है देखो, मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस सिंस, तो अब आपको बताना है मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, तो क्यों करता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस, बताओ। चलो 4 ऑप्शन दिया, अब इसका आंसर तो आप ही बताओगे मेरे को, चलो मैं साइड हो जाती हूँ, अब इसका आंसर आप मुझे बढ़िया तरीके से बताओगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है बताइए जल्दी से, चारों पढ़ लो, 30 सेकंड का समय दे रही हूं।
चलो तो एक काम करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आप मुझे आंसर करना, ठीक है। तो देखो मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड है, सबसे पहला कह रहा है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो क्या मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग जाती है बिजनेस की। या फिर इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बस इतना डिफरेंस है, यहाँ ओवरऑल लिखा है और यहाँ ओवरऑल नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि ये जो है फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइज की बता रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। फिर यहाँ लिखा है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन of the enterprise as a whole and its various divisions, ठीक है। तो ये कह रहा है, अब यहाँ पे और चीजें इंक्लूड हो गई, यहाँ और चीजें क्या क्या शामिल हो गई कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भी, फाइनेंशियल पोजीशन की भी, ठीक है, एज अ होल पूरी तरीके से हर एक चीज की, एंड इट्स वेरियस डिविजन्स, और जो भी उसके कंपनी के वेरियस डिविजन है, डिपार्टमेंट्स है, उन सभी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस और पोजीशन पता लग रही है। या फिर कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज, बताओ अच्छा कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो फिर आसान है। जल्दी बताओ कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें से। क्यों मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस करने के लिए, बताइए फटाफट से, आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स। तो देखो सिंपल सी बात है कि जहां पे चीजें ज्यादा हैं उस वही ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, जहां चीजें ज्यादा इंक्लूडेड है। अब जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ केवल लिखा है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सही तो लिखा है पर अधूरा है यहाँ पे। अब यहाँ हमको ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो वहां ऑप्शन में जाओ ना, यहाँ पे लिखा तो है, ये सही गलत ये नहीं लिखा है, ये भी सही लिखा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस करके फाइनेंशियल पोजीशन पता लग रही है, तो सही तो है, ये भी सही है। और ये जो कह रहा है ना इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, तो ये भी सही है। लेकिन कमी क्या है कि यहाँ पे केवल परफॉर्मेंस कह रहा है और यहाँ केवल पोजीशन कह रहा है। और फाइनेंशियल एनालिसिस जब मैनेजमेंट करता है तो वो सिर्फ पोजीशन जानने के लिए या सिर्फ परफॉर्मेंस जानने के लिए नहीं, बल्कि दोनों को जानने के लिए करता है। तो दोनों चीजें जहां होंगी वो ऑप्शन सही होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि ये जो है इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन की भी, एक एंटरप्राइज की एज अ होल और बहुत सारे डिविजन्स की भी। मतलब कंपनी का यदि देखें तो एज अ होल भी पूरा कंपनी का आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन सब पता लग जाएगी। और डिवीजन वाइज भी देखें तो मतलब जैसे अलग अलग कंपनी के डिविजन्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ये हो गया आपका एचआर डिपार्टमेंट, और ऐसे करके सो ऑन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स जो है उनके बेसिस पे यदि हम देखें तब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको परफॉर्मेंस एज वेल एज पोजीशन दोनों पता लग जाएंगी। तो यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस बोला था, यहाँ सिर्फ पोजीशन, बल्कि यहाँ तो दोनों ही हमको मिल गए। तो भैया दोनों ऑप्शन जहाँ हैं वो चूज करेंगे हम। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया? राइट अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल, बहुत जरूरी है फॉर मेकिंग क्वालिटेटिव जजमेंट, क्वालिटेटिव जजमेंट लेने के लिए अबाउट द, किसके बारे में, लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर सभी चीजें, ऑल ऑफ दीज। तो मतलब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं सो ये बहुत ही जरूरी है क्वालिटेटिव जजमेंट लेने के लिए। इनमें से किन चीजों के लिए बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट से बताइए किन चीजों के लिए। क्या क्वालिटेटिव जजमेंट, क्वालिटेटिव जजमेंट मतलब कंपनी के बारे में आप क्या सोचोगे कि कंपनी की जो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, लिक्विडिटी है, या फिर आप सोचोगे कि भाई इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी सही है, इसके लिए आप कर रहे हो, या प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। तो किन चीजों के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हो और फिर क्या जजमेंट आप ले रहे हो, राइट? तो चलिए बताइए कौन सा करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, जल्दी से बताओ। 30 नहीं, इसमें तो केवल 30 भी नहीं, केवल 15 सेकंड में ही आंसर हो जाना चाहिए। वैसे तो ये 1 सेकंड का ही है, ठीक है। तो रीड कर लिया, समझ लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, आपसे पूछा एनालिसिस करके आप क्या चीजें निकाल पाओगे। तो भाई सिंपल सी बात है, हम लिक्विडिटी भी चेक कर लेंगे, है ना, एज वेल एज सॉल्वेंसी भी हम एंटरप्राइज की चेक कर लेंगे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी चेक कर लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी। तो कुल मिला के ऑल ऑफ दीज सारी की सारी चीजें जो है हम
जज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आइए फिर अगले सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। क्या कह रहा है देखो, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज। तो यदि आप कंपैरिजन कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी भी एंटरप्राइज का यदि 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स का, तो वो क्या होगा? इंट्रा फ्रॉम एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ दीज? बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया अच्छे से आंसर करना। चलो बताओ, कंपैरिजन यदि कर रहे हैं हम किसी भी बिजनेस या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 2 या 2 से 3 वर्षों के लिए, है ना, एक ही टाइम के लिए, एक ही साल का या एक ही अकाउंटिंग ईयर का नहीं कर रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का कर रहे हो, तो इनमें से क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दो मुझे, बताइए। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज? देखो अगर यहाँ पे देखें 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड का मतलब आप ये करंट ईयर का भी कर रहे होंगे जो अपना ये वाला ईयर है, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर का भी कर रहे होंगे, उसके पहले का भी कंपैरिजन कर रहे होंगे एंड सो ऑन। तो मतलब कुल मिला के यदि इस तरीके से देखें तो आप 2 और मोर लिखा है ना, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 ईयर्स का भी कर सकते हो, 2 से ज्यादा देखे तो 4 वर्षों का कंपैरिजन आप कर रहे हो, राइट, कर रहे हो। तो क्या है ये क्या है? तो देखो ये क्या है, आपने किया है क्या? अपने ही इंटरप्राइज का, है ना, कंपैरिजन आपने अपने ही इंटरप्राइज का किया है, आपने अपने ही बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करा है अलग अलग ईयर्स में, अपने ही किया, दूसरे के बिजनेस को से आप गए ही नहीं है ना, दूसरे के बिजनेस से आपने कंपेयर नहीं किया है, खुद के ही बिजनेस में आपने कंपैरिजन किया है डिफरेंट ईयर्स का। दैट मींस आपने क्या किया? इंट्रा फर्म एनालिसिस भी मतलब इंट्रा फर्म एनालिसिस किया। इंट्रा फर्म क्यों किया? क्योंकि आपने खुद के ही बिजनेस को कंपेयर किया ना, दूसरे पे तो नहीं गए, तो ये इंट्रा फर्म है। उसके बाद देखें तो ये टाइम सीरीज भी तो है अपना, क्योंकि इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, इस तरीके के एनालिसिस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम होता है टाइम सीरीज एनालिसिस, जो मैंने जस्ट अभी बताया आपको। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि टाइम सीरीज एनालिसिस का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी, और एक और है क्या? डायनामिक। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं, तो ये भी हो रहा है। देन ट्रेंड एनालिसिस, तो भाई साहब बिल्कुल ये ट्रेंड एनालिसिस भी है, क्योंकि इसमें ट्रेंड हम देख रहे हैं। और ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? जिसमें हम प्रीवियस 2, 3, 4 ईयर्स के बेसिस पे करेंट ईयर में हम ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस भी है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे ये तीनों ही टाइप्स के एनालिसिस शामिल हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? राइट। तो अब जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। फटाफट से सभी को लाइक एंड शेयर करना है, जल्दी से लाइक शेयर करो। डन कर दिया लाइक शेयर। अगले क्वेश्चन पर आए तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ये रहा भाई साहब थोड़ा सा डिफरेंट और अलग हटके सवाल है। तो देखो है क्या, वैसे कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है, ठीक है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे कुछ आपको A B C D ये ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ पे आपको 1 2 3 करके दिए, तो मैच करना है आपको, और इसके जो ऑप्शंस है वो पीछे हैं, ऑप्शंस यहाँ पर है, ठीक है। तो A B C D ये ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है ABCD में के सामने कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो मतलब ABCD के सामने ये आपको मैच करके बताना है। तो पहले मैच कर लो, आप लोग पहले मैच करके देखो, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ और फिर हम लोग इसका आंसर भी चेक करेंगे। चलो जल्दी से, 30 सेकेंड का समय सबको दिया जा रहा है, 30 सेकेंड में जल्दी से मैच करके और मुझे आंसर बताओ कॉमेंट्स में। फटाफट से मैच कर लो भाई। तो देखो एक बार हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखो पहला दिया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, इंट्राफॉर्म एनालिसिस और इंटरफॉर्म एनालिसिस। तो इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म का दूसरा नाम एक और क्या है? इंट्राफॉर्म यदि है तो मतलब ये इंटरनल एनालिसिस है, और इंटरफॉर्म है मतलब ये एक्सटर्नल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये इंटरनल एनालिसिस हो गया, ये एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया। चलो अब यहाँ पे आओ, तो ये बोल रहा है सबसे पहला कंडक्टिंग फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है,
वो इनमें से कौन सा, वो बताओ आप। देन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स के अकाउंटिंग पीरियड का। देन कंडक्टेड फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, तो ये जो है ये आप 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए कर रहे हो। देन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। बताइए, जल्दी से आंसर बताओ भाई, बहुत ही सही है, इसको जल्दी से मैच करके बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही, बताइए। तो देखो, यदि मैं आपसे बोलती हूँ कंडक्टिंग फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या, यदि आप कोई चीज कर रहे हो तो वो क्या है, एक ही अकाउंटिंग पीरियड की अलग अलग कंपोनेंट्स को कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही मतलब स्टैटिक, जो केवल एक ही जगह है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वर्टिकल। तो भाई इसको यहाँ मैच कर दूं मैं, ठीक है, इसको मैच कर दिया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। तो कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एक ही एंटरप्राइज का, एक ही एंटरप्राइज में यदि आप 2 या 2 से ज्यादा ईयर के अकाउंटिंग पीरियड के यदि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हो तो ये आपका इनमें से किसके अंदर आएगा, बताओ। यदि आप कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ऑफ एन एंटरप्राइज है, मतलब आप अपने ही बिजनेस के अंदर कर रहे हो, अपने ही बिजनेस के अंदर कर रहे हो, मतलब आप इंट्रा फर्म कर रहे हो, खुद के ही फर्म में कर रहे हो, जिसको हम इंटरनल एनालिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देन कंडक्टेड फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, जब आप 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि इस साल का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से, फिर उसके प्रीवियस, तो ऐसे करके यदि कर रहे हो, दैट मींस आप डायनामिक जा रहे हो। इसका मतलब अलग अलग ईयर्स का यदि 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड का होता है तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। क्लियर। और अब बचा लास्ट कंपैरिजन, यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है 2 और मोर एंटरप्राइजेस, 2 या 2 से ज्यादा बाहर वालों के साथ भी यदि आप कंपैरिजन करते हो तो वो आपका इंटरफर्म, मतलब जिसको हम एक्सटर्नल भी कहते हैं। क्लियर, जिसको हम एक्सटर्नल भी कहते हैं। तो ये हो गई मैच आपकी। अब इसमें देखो क्या होना चाहिए, ए का 3 है ना, बी का 1, 3 का 2 और 4 का 4। तो मतलब यदि देखें तो 3, 1, 2 और 4 है ना, सीक्वेंस यदि देखें तो देखो ए के सामने क्या है, ए के सामने 3 है, बी के सामने 1 तो 3 1, सी के सामने है 2 और 4 के सामने 4 है। तो ये होना चाहिए आपका सीक्वेंस, है ना, ऐसे ही देखा जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और मतलब डी का 4, मतलब 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 देख लें अब हम ऑप्शन, 3 1 2 4 कहाँ दिया है, कहाँ दिया है 3 1 2 4, 3 1 ये दिया है, डी बी ऑप्शन में दिया है ना। देखो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, 3 1 2 4। ठीक है, क्लियर, बाकी समय तो अलग अलग दिए, राइट। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर में कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल लगाया, उससे पहले तो लाइक शेयर हो जाए, जल्दी से लाइक एंड शेयर करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स, डन कर दिया। चलो अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत कौन सा इनमें से बताओ, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट है ना, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो पहले तो रीड करो और मुझे बताओ गलत स्टेटमेंट कौन सा है या गलत कौन सा लिखा हुआ है। चलो रीड करो बढ़िया से और फिर मुझे 30 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए कॉमेंट्स में, फटाफट रीड कर लीजिए। तो देखो यहां पर यदि ए वाला हम लोग देखें ऑप्शन, तो क्या कह रहा है, इंट्रा फर्म मतलब इंटरनल एनालिसिस विद इन द फर्म ओनली, है ना। तो इंट्रा फर्म एनालिसिस इज अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, जिसमें हम एक ही अपनी ही इंटरप्राइज का 2 या 2 से ज्यादा पीरियड्स के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, दूसरा इंटरफर्म मतलब एक्सटर्नल, जिसको हम दूसरों के मतलब अपने फर्म को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये ऐसा एनालिसिस है जिसका हम कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्राइजेस में सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ठीक है, देन वर्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। तो ये आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज बताता है वर्टिकल एनालिसिस, राइट। देन लास्ट है एन इनकम स्टेटमेंट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है एक अकाउंटिंग पीरियड की, किसी भी फर्म की। इनकम स्टेटमेंट याद रखना, अच्छे से पढ़ना, ये इनकम स्टेटमेंट क्या आपको फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है,
बताइए इनमें से गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है इन चारों में से। चलो फटाफट से आंसर करेंगे, आप ही लोग को करना है, जल्दी से बता दो। 30 सेकंड नहीं बल्कि अब 15 सेकंड का समय है सिर्फ, जल्दी से, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट मतलब इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखिए यदि इंट्रा फर्म की बात करें तो बिल्कुल सही कह रहा है। इंट्रा फर्म मतलब हम एक ही एंटरप्राइज की अलग अलग ईयर्स में परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। इंटर फर्म में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा इंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा यदि देखें तो वर्टिकल एनालिसिस में हम जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वर्टिकल एनालिसिस में, ये एक एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म में मिलती है। तो जब हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं मतलब कॉमन साइज, और कॉमन साइज में मैंने बताया जो चेंज होता है वो भी हम लिखते हैं, और इसमें जो परसेंटेज चेंज होता है वो भी लिखते हैं। तो जो चेंज होता है उसको भी लिख रहे हैं, तो चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है, और परसेंटेज जो आया है वो परसेंटेज भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब जो लास्ट वाली बात है ना, ये इनकरेक्ट है, ये तो सही है ना, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, सॉरी कॉमन साइज, क्योंकि वर्टिकल एनालिसिस जो होता है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में किया जाता है। अब आ जाओ लास्ट क्या कह रहा है, इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो क्या ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है? बताइए भाई, इनकम स्टेटमेंट जिसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं शो करता, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है। देन अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? तो भाई साहब फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शो करती है, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है, समझ आया? तो इनकम स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। क्या बताता है ये? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ना कि फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बताती है, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है और बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अब यदि आप लोगों के मुझे कमेंट्स में बताओ कि 15 आउट ऑफ 15 कितने स्टूडेंट्स के आ गए हैं भैया, जरा मुझे कमेंट्स में अपने अपने नाम बता देना, ठीक है। जिसके भी पूरे 15 सवाल में से 15 सही है, अपना नाम जरूर बताएं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस यदि आपके फुल क्वेश्चन सही हो गए तो। और यदि किसी के एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधारना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें। और जो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में इतने एक्सप्लेनेशंस दिए वो समझ आ गए, वो क्लियर हो गए, तो बस इतना बहुत है, राइट। तो चलिए आज के सेशन को गाइस हम लोग फिर यहीं पर वाइंड अप करें, है ना। तो लाइक शेयर जरूर कर देना जाते जाते, यदि क्वेश्चंस पसंद आ गए, है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सारी चीजें क्लियर है, तो लाइक शेयर करना है सभी को। बाकी इसी तरीके से अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे, अपने डेली जो अकाउंट्स की क्लासेस होती है इन्हीं में हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे इसी तरीके से डेली। तो आपको बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर डेली क्लासेस में आपको ज्वाइन रहना है, और चैनल पर सभी को बने रहना है। चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ही चैनल पर। इवन चैनल पर हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को डिटेल चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसके लिए बस आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और आराम से फ्री एजुकेशन आप लें। इवन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जाकर जरूर चेक करें और बेनिफिट लें फ्री एजुकेशन का। और यदि आप चाहते हैं तो ई बुक्स और ई नोट्स अवेल कर सकते हैं अपनी लर्निंग को और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, जिसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर क्लिक करेंगे, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट से भी स्टडी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हैं। तो फिलहाल जल्दी से फॉलो करें, सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।